नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से आपका लॉकडाउन गुजर रहा होगा, अच्छे से आप घर बैठ के तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से आगामी परीक्षा की अगर बात करें 10th क्लास में, अगर आप 9th में है तो 10th क्लास की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और साइंस तो आप दमदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, मैं राकेश सिहाग आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 का अगला पार्ट। एक पार्ट हमने चैप्टर नंबर 2 का कर लिया है, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 के बारे में। पहले पार्ट में हमने स्टार्ट किया था पाचन तंत्र को, और उसी पाचन तंत्र को ही हम क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो ध्यान से देखिए, मजे से देखिए, अद्भुत तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसका साथ साथ आप नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम में, ये मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि जो मैं आपको करवा रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। सभी क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप अच्छे से पढ़िए। चलिए बात करते हैं आज पार्ट नंबर 2 की। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे पाचन तंत्र के बारे में ही। तो मैं आपको बता दूं पाचन तंत्र में हम क्या पढ़ चुके हैं और कहां तक पढ़ चुके हैं पाचन तंत्र में, वो हमें पढ़ना है। तो देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को। पाचन तंत्र में हम कहां तक पढ़ चुके हैं? सबसे पहले मैंने आपको पाचन की परिभाषा बताई थी, बिल्कुल बताई थी पहले पार्ट में। उसके बाद मैंने आपको पाचन की परिभाषा बताने के बाद मैंने आपको पाचन तंत्र बताया था क्या होता है। उसके बाद पाचन तंत्र का भाग क्या होता है? आहार नाल होता है। क्या होता है? आहार नाल होता है। फिर मैंने आपको आहार नाल के बारे में बताया था कि भाई आहार नाल होती क्या है, इसके कितने भाग होते हैं, वो भाग हमने चर्चा की थी। उसके बाद पहला भाग हमारा था मुख और मुख गुहा। मुख व मुख गुहा, यहाँ हम चर्चा कर रहे थे। इसमें मुख में मैंने आपको बताया था, मुख में क्या पाई जाती है? जीभ पाई जाती है। जीभ कहाँ पर लगी होती है? निचले जबड़े में लगी होती है। किस ग्रंथि के द्वारा लगी होती है? जीवा फ्रेनुलम या फिर फ्रेनुलम लिंगुल के द्वारा जुड़ी होती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि जो मुख होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? दांत भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दांत भी पाए जाते हैं। और दांत के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि दांत होते हैं वो पूरे जीवन काल में कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। एक बार अस्थायी दांत, एक बार आते हैं स्थायी दांत, है ना। अस्थायी दांतों को प्राथमिक दांत कहा जाता है और स्थायी दांतों को क्या कहा जाता है? द्वितीयक दांत कहा जाता है ना। द्विवार दंती और गर्त दंती मैंने आपको बताया था। मसूड़ा और दांतों की संरचना को क्या कहा जाता है? गर्त दंती कहा जाता है। ये बातें हमने पढ़ ली थी। फिर हमें पढ़ना था दांत के प्रकार। क्या पढ़ने थे? दांत के प्रकार पढ़ने थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो दांत के प्रकार से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? दांत के प्रकार से संबंधित होगा। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं, दांत के प्रकार। दांत के प्रकार, दांत कितने प्रकार का होता है? दांत के प्रकार या फिर दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार आता है उसमें आता है विषम दंती कृतंक का नाम। किसका नाम आता है? विषम दंती कृतंक का नाम आता है। अब ये विषम दंती कृतंक क्या होते हैं और क्या काम करते हैं, कब निकलते हैं और कितने होते हैं, ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ये जो विषम दंती कृतंक होते हैं ये कौन से दांत होते हैं? ये सबसे आगे के दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं? सबसे आगे के दांत। सबसे आगे के दांत होते हैं। एक बात तो आपको ध्यान रखनी है, ये जो सबसे आगे के जो दांत होते हैं उसको बोलते हैं विषम दंती कृतंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम दंती कृतंक बोलते हैं। इसके साथ साथ इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। ये संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और संख्या इनकी 8 होती है। 4 तो निचले जबड़े में होती है और 4 ऊपर वाले जबड़े में होती है। कहने का मतलब ये जो 4 आपको दांत दिखाई दे रहे हैं ना, आगे वाले 4 दांत, ये क्या होते हैं? विषम दंती कृतंक होते हैं। क्या होते हैं? विषम दंती कृतंक। और इनके सामने वाले जो नीचे 4 दांत होते हैं वो भी विषम दंती कृतंक की श्रेणी में ही आते हैं। तो संख्या इनकी 8 होती है, 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में। अब ये काम क्या करते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। विषम दंती कृतंक का कार्य क्या है? इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भोजन को काटने और कुतरने का काम करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को काटने व कुतरने का काम करते हैं। काटने व कुतरने का क्या करते हैं? कुतरने का कार्य करते हैं। कार्य करते हैं।
बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है। भोजन को काटने और कुतरने का काम किसका होता है? इन्हीं विषम दंती कृतंक का होता है। किसका होता है? इन्हीं विषम दंती कृतंक का होता है भोजन को काटने और कुतरने का। यानी भोजन इस प्रकार से मैं इसको सबसे पहले काटूंगा इसको, तो किससे काटूंगा? इनसे ही काटूंगा, आगे वाले दांतों से ही। तो भोजन को काटने और कुतरने का काम किनका होता है? इन्हीं का होता है। ये कब निकलते हैं दोस्तों? ये बच्चे की जब 6 माह की उम्र होती है, 6 माह की उम्र में निकल आते हैं। 6 माह की उम्र में निकल आते हैं, उम्र में निकल आते हैं। ध्यान रखना, कब निकलते हैं? 6 माह की उम्र में निकलते हैं। जब बच्चा 6 महीने का होता है तब ये दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले यही दांत निकलते हैं बच्चे के, सबसे पहले यही दांत निकलते हैं बच्चे के। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा होता है, उसमें सबसे पहले कौन से दांत निकलने शुरू होते हैं? तो यही विषम दंती कृतंक शुरू होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आप इनका नोट्स अच्छे से बना के चलिए, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। जो भी स्टूडेंट 10th क्लास की तैयारी करता है या जो हाई लेवल की तैयारी करता है, जैसे रीट वगैरह की तैयारी करता है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टीचर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। और 10th क्लास की, 9th क्लास की, 8th क्लास की जो बुक है साइंस की, वो तो आपको अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी, है ना। तो ये मैं आपको पूरी करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है बस, है ना। अब बात करते हैं अगले की। अगला जो भाग है दोस्तों 2 नंबर, उसको बोलते हैं रदनक। दूसरा पार्ट कौन सा है? रदनक। 2 नंबर पार्ट की बात करते हैं और दूसरे पार्ट का नाम है रदनक। अब बात करते हैं रदनक के बारे में। किसके बारे में? रदनक के बारे में। और रदनक दांत कौन से होते हैं? रदनक दांत कौन से होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो विषम दंती कृतंक है ना, विषम दंती कृतंक, उससे आगे के 2 नुकीले दांत ऊपर होते हैं, 2 नुकीले दांत नीचे होते हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे ये वाले, मतलब 2 तो ऊपर वाले नुकीले दांत और 2 नुकीले निचले वाले, इन दांतों को बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक बोलते हैं। सबसे पहली बात, ये जो दांत होते हैं ये कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है दोस्तों 4। कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 2 ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले जबड़े में, 2 ऊपर वाले में और 2 नीचे वाले में, टोटल कितनी संख्या होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो दांत होते हैं रदनक दांत, ये निकलते कब हैं? ये निकलते हैं 16 से 20 माह की उम्र में। कब निकलते हैं? 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। 16 से 20 माह की उम्र में, 16 से 20 माह की उम्र में क्या होते हैं? उम्र में निकलते हैं। तो ये आंकड़ा थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आपको। 16 से 20 माह की उम्र में ये दांत निकलते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, अगला जो इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, ये भोजन को क्या करते हैं? ये काम क्या करते हैं? ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, है ना। जिस प्रकार से हमने बात की थी विषम दंती कृतंक की, विषम दंती कृतंक क्या करते हैं? विषम दंती कृतंक क्या करते हैं? भोजन को काटने और कुतरने का काम करते हैं, और ये उसकी चीर फाड़ करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? चीर फाड़ करने का काम करते हैं। और दोस्तों ये जो दांत होते हैं, ये ज्यादातर जो मांसाहारी जंतु होते हैं, मांसाहारी जंतुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं। मांसाहारी जंतुओं में क्या होते हैं? ज़्यादा विकसित होते हैं। ध्यान रखना, मांसाहारी जंतुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अच्छे से। मांसाहारी जंतुओं में ज़्यादा क्या होते हैं? विकसित होते हैं, ज़्यादा विकसित होते हैं। ध्यान रखना है आपको अच्छे से बाबू। चलिए बाबू, आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इस टॉपिक का आपने नोट्स बना लिया होगा, रदनक दांत कौन कौन से होते हैं। इसका आप वीडियो को यूज़ करके आप देख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले दांत की बात करते हैं। अगले दांत का जो प्रकार आता है उसका नाम है अग्र चवर्णक। कौन सा नाम है? अग्र चवर्णक। बात करते हैं अग्र चवर्णक दांतों की बात करते हैं। अग्र चवर्णक, चलिए 3 नंबर है अग्र चवर्णक। अब ये अग्र चवर्णक दांत कौन से होते हैं? यानी कहने का मतलब, जो अग्र चवर्णक दांत होते हैं वो आगे के दांत होते हैं। मतलब ये जो रदनक दांत है ना, उनसे आगे के दांत क्या कहलाते हैं?
अग्र चौवर्णक दांत कहलाते हैं। ध्यान बस इतनी सी रखनी है, इसकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है, इनकी संख्या कितनी होती है। कहने का मतलब अग्र चौवर्णक दांत संख्या में कितने होते हैं, तो अग्र चौवर्णक दांत संख्या में 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, 4 नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में। इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 8 होती है। 4 नीचे वाले जबड़े में होते हैं, 4 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। बाबू ध्यान रखना है अच्छे से, ये बातें आपको इसी प्रकार से याद रखनी पड़ेंगी और इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात आती है ये काम क्या करते हैं, ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। भोजन को चबाने में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। जब भोजन को चबाना होता है तो कौन से दांत काम आते हैं, अग्र चौवर्णक दांत काम आते हैं। कौन से दांत काम आते हैं, अग्र चौवर्णक दांत काम आते हैं। इनकी संख्या मैंने आपको बता दी। अब ये निकलते कब हैं दोस्तों, ये निकलते हैं 10 से 11 वर्ष की उम्र में। 10 से 11 वर्ष की उम्र में, 10 से 11 वर्ष की उम्र में ये निकलते हैं। बस इतनी सी बात इनके बारे में ध्यान रखनी है। संख्या में 8 होते हैं, भोजन को चबाने में सहायक होते हैं, 10 से 11 वर्ष की उम्र में ये निकल आते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। अब ये ऐसे कैसे याद करने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको अच्छे से ध्यान भी रखना है इनके बारे में। अगले प्रकार की बात करते हैं, दांत का जो अगला प्रकार है, लास्ट प्रकार, उसको बोलते हैं चौवर्णक दांत। कौन से दांत, चौवर्णक दांत। तो बात करते हैं चौवर्णक दांतों की। 4 नंबर जो टॉपिक है वो है चौवर्णक। अब ये चौवर्णक दांत क्या करते हैं, ये भी भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। चबाने में क्या होते हैं, चबाने में सहायक होते हैं। ये भी भोजन को चबाते हैं। जिस प्रकार से अग्र चौवर्णक चबाते हैं उसी प्रकार से ये भी चबाने में सहायक होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, ये संख्या आपसे पूछी जा सकती है। तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 12। कितनी होती है, 12। ध्यान रखना, इनकी संख्या 12 होती है। 6 ऊपर वाले जबड़े में और 6 नीचे वाले जबड़े में। टोटल कितने दांत होते हैं चौवर्णक, 12 दांत होते हैं। टोटल कितने दांत होते हैं बच्चा, 12 दांत होते हैं। ध्यान रखना बाबू, कितने दांत होते हैं, 12 दांत होते हैं। कौन से दांत, चौवर्णक दांत। कौन से दांत, चौवर्णक दांत। 12 इनकी संख्या होती है, 6 ऊपर वाले जबड़े में, 6 नीचे वाले जबड़े में। और ये कब निकलते हैं दोस्तों, इनका आंकड़ा अलग अलग है। वैसे आपकी बुक में पता नहीं गलत दे रखा है या नहीं, लेकिन बुक में आपके 16 से 20 माह की उम्र में दे रखा है। 16 से 20 माह है, लेकिन 16 से 20 माह की उम्र में नहीं निकलते ये बाद में निकलते हैं, मतलब 15-16 साल की उम्र के बाद। तो इनकी जो निकलने की जो उम्र है, निकलने की उम्र वो आपको 10th क्लास की बुक के अनुसार अगर आप बात करो तो 16 से 20 माह की उम्र में। कब निकलते हैं, 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। वैसे इनकी डेट, मतलब इनकी जो अवधि होती है वो ये नहीं होती, इनकी अवधि तो बहुत लेट होती है, मतलब 15-16 साल की उम्र के बाद निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर 16 से 20 माह की उम्र दे रखा है, तो आपको यही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बुक में ये बात दे रखी है, मेंशन कर रखी है। हम उसको नकार नहीं सकते, उसको हम गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि NCERT की जो बुक है वही सही मानी जाती है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चौवर्णक हो गए, अग्र चौवर्णक हो गए, रद्नक हो गए, विषम दंती कृतक हो गए। कहने का मतलब हमारे दांतों की संख्या 4 प्रकार के दांत थे। चारों प्रकार के दांत हमने चर्चा में कर लिए, चारों दांतों की हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। मैंने आपको बताया था जो हमारा आहार नाल होता है, आहार नाल में पहला भाग आता है मुख, और मुख में हमें 2 चीज़ें पढ़नी थी। एक बात हमें पढ़नी थी जीभ के बारे में, और दूसरी बात हमें पढ़नी थी दांत के बारे में। दोनों बात पढ़ ली। और लार ग्रंथि भी पाई जाती है हमारे मुंह के अंदर। लार ग्रंथि के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लार ग्रंथि में हमारे मुंह में पाई जाती है, जिनकी चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। अगला जो पॉइंट है आहार नाल का, मुंह के बाद कौन सा भाग आता है, मुंह के बाद आता है ये वाला भाग, ये वाला भाग। इस भाग को बोलते हैं, इस भाग को बोला जाता है गर्सनी। कौन सा भाग कहा जाता है, इसको कहा जाता है गर्सनी, यानी आहार नाल का दूसरा भाग है गर्सनी। ध्यान रखना, आहार नाल का दूसरा भाग कौन सा है, गर्सनी। अब हम चर्चा करने वाले हैं गर्सनी के बारे में। किसके बारे में बच्चा, गर्सनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अच्छे से आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब अच्छे से मैं आपको बता दूं, जो ये मुख गुहा होती है ना, मुख गुहा, ये मुख गुहा यहाँ पर खुलती है, इसको बोलते हैं पिछला भाग। इसको क्या बोलते हैं, पिछला भाग बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मुख गुहा पिछले भाग में एक कुप्पीनुमा या फिर फ्लास्क के आकार के, फ्लास्क के आकार के
भाग में खुलती है, भाग में खुलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम गर्सनी बोलते हैं। बच्चा ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, गर्सनी कहते हैं, ध्यान रखना अच्छे से। यानी मुख गुहा जिस भाग में खुलती है, खुलने का मतलब अपना सामान जिस भाग में देती है। मुख से हमारे मुंह में कोई चीज़ होती है, मान लो कोई भोजन है, वो भोजन सबसे पहले मुख के बाद कहाँ जाएगा, इस भाग में जाएगा, तो इस भाग को हम क्या बोलेंगे, गर्सनी बोलेंगे। बच्चा ध्यान रखना, क्या बोलेंगे बाबू, गर्सनी बोलेंगे। तो ध्यान रखना कि जो मुख गुहा अपने पिछले भाग में जिस भाग में खुलती है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, उस भाग को बोलते हैं गर्सनी। और गर्सनी का आकार कैसा होता है, कुप्पीनुमा होता है। कैसा होता है, कुप्पीनुमा, या फिर फ्लास्क के आकार का, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। गर्सनी का जो आकार होता है वो इस प्रकार का होता है, फ्लास्क के आकार का या फिर कुप्पीनुमा आकार का। ध्यान रखना आपको अच्छे से। तो कुप्पीनुमा भाग में खुलती है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं बच्चा, उस भाग को बोलते हैं, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, गर्सनी बोलते हैं। और गर्सनी के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। गर्सनी आहार नाल का एक ऐसा भाग होता है, गर्सनी आहार नाल का एक ऐसा भाग होता है जो पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का सम्मिलित भाग होता है। पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का क्या होता है, सम्मिलित भाग होता है। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे आहार नाल का या फिर मानव शरीर में ऐसा कौन सा भाग है जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का सम्मिलित भाग है। कहने का मतलब ऐसा भाग जो श्वसन तंत्र में भी काम आता है और ऐसा भाग जो पाचन तंत्र में भी काम आता है, ऐसा भाग जो श्वसन तंत्र में भी काम आता है और ऐसा भाग जो पाचन तंत्र में भी काम आता है, उसके बारे में है आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसा भाग कौन सा है, गर्सनी। ऐसा भाग कौन सा है बाबू, गर्सनी। यानी जो आहार नाल का ऐसा भाग जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों में काम आता है, उसको बोलते हैं गर्सनी। ध्यान रखना, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये आपके लिए। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बता दूं, ये जो गर्सनी होती है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। गर्सनी के कितने प्रकार होते हैं बाबू, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है दोस्तों नासा गर्सनी, पहला भाग है नासा गर्सनी, दूसरा भाग है मुख गर्सनी, और जो तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं कंठ गर्सनी। क्या बोलते हैं, कंठ गर्सनी बोलते हैं, कंठ गर्सनी। तो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं कि ये जो गर्सनी है ये फ्लास्क के आकार की होती है और इसी में क्या खुलती है, मुख गुहा खुलती है। ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का सम्मिलित भाग होता है। और इसके कितने भाग होते हैं बाबू, 3 भाग होते हैं, नासा गर्सनी, मुख गर्सनी और कंठ गर्सनी। ध्यान रखना, मुख गर्सनी, नासा गर्सनी और कंठ गर्सनी, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़नी है। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि ये कितने प्रकार की होती है, तो बाबू 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ध्यान रखना आपको अच्छे से। तो आपने पीछे की वीडियो सारे देखे होंगे, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पूरा करवा दिया है ना, चैप्टर नंबर 1 पूरा करवा दिया है। चैप्टर नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, तो अच्छे से आपने पढ़े होंगे पीछे कि आपने नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। अब आगे बढ़ें, आगे बात करें तो ये जो गर्सनी होती है, इस गर्सनी में क्या पाया जाता है, घंटी द्वार पाया जाता है, घंटी द्वार पाया जाता है, घंटी द्वार पाया जाता है। अब घंटी द्वार क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। घंटी द्वार का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा कंठ है, मान लो यहाँ पर इस भाग में दोनों चीज़ पाई जाती हैं। यहाँ से जो हमारा भोजन नली है वो भी पाई जाती है और यहाँ हमारे श्वसन नली भी पाई जाती है, यानी यहीं से सांस जाता है और यहीं से भोजन जाता है। तो ये तो मान लो इस साइड तो हो गई, इस साइड तो हो गई, मान लो ये आहार नली यानी भोजन की नली, ये तो क्या हो गई, भोजन की नली। और इस साइड ये हो गई हमारी कौन सी, श्वसन नली। कौन सी नली हो गई, श्वसन नली हो गई। तो मैंने आपको क्या बताया, हमारे इस गर्सनी वाले भाग में श्वसन नली और भोजन नली दोनों पाई जाती हैं, दोनों ही पाई जाती हैं। अब ये मान लो भोजन नली है, ये क्या है, श्वसन नली है। तो ये जो द्वार है ना, ये द्वार, इस द्वार को बोलते हैं घंटी द्वार। क्या बोलते हैं, घंटी द्वार बोलते हैं। ध्यान रखना, ये इस भोजन नली का द्वार हो गया, ये श्वसन नली का द्वार हो गया। इस द्वार को क्या बोलते हैं, घंटी द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, घंटी द्वार बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में इस प्रकार से एक वो लगा होता है, इस प्रकार से वो लगा होता है, एक स्विच सा लगा होता है, एक मतलब मांस का लगा होता है। इस प्रकार की संरचना, एक
इस प्रकार से खड़ी हुई संरचना पाई जाती है और इस खड़ी हुई संरचना को बोलते हैं घाटी ढक्कन। क्या बोलते हैं? घाटी ढक्कन। यानी घाटी द्वार के ऊपर क्या पाया जाता है? घाटी द्वार के ऊपर घाटी ढक्कन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? घाटी ढक्कन पाया जाता है। अब इस घाटी ढक्कन का कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है श्वसन को, सांस को श्वसन नली में भेजना और भोजन को भोजन नली में भेजना। अब मान लो हम भोजन करते हैं तो भोजन किस नली से जाएगा? इस नली से जाएगा। अब ये दोनों पास पास हैं, अगर ये नहीं होगा तो ये भोजन इस नली में भी जा सकता है और अगर इस नली में भोजन चला गया तो ये अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी और व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो घाटी ढक्कन है ये क्या करता है? भोजन को तो भोजन नली में भेजता है और श्वसन को श्वसन नली में भेजता है। कैसे भेजता है कि जब भोजन आता है ना, भोजन आएगा तब ये ढक्कन किसके ऊपर चला जाता है? इसके ऊपर चला जाता है इस प्रकार से। तो ये बंद हो जाता है, ये खुल जाता है तो इसके अंदर जाएगा भोजन। और जब सांस आता है तो ये ढक्कन इसके ऊपर आ जाता है और इसके अंदर से क्या चला जाता है? श्वसन चला जाता है, यानी सांस चली जाती है। तो इस प्रकार से क्या करता है? ये श्वसन को श्वास नली में और भोजन को भोजन नली में भेजने का काम करता है। क्या करता है? श्वसन नली को श्वसन में, श्वसन को श्वसन नली में और भोजन को भोजन नली में भेजने का काम करता है। तो इसका कार्य क्या है? भोजन को भोजन नली में भेजना, भोजन को भोजन नली में भेजना। भोजन नली बोली तो आहार नाल में भेजना। किसके अंदर भेजना? आहार नाल में भेजना, आहार नाल में भेजना। और श्वसन को श्वसन नली में भेजना। किस में भेजना? श्वसन नली में भेजना। ये इसका मुख्य कार्य होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी बाबू, किसके बारे में? ग्रसनी के बारे में। इतनी सी बात आपको ग्रसनी के बारे में ध्यान रखनी है। ग्रसनी के क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रसनी में कौन सा भाग खुलता है? तो ध्यान रखना बच्चा, ग्रसनी के अंदर मुख गुहा खुलती है। कौन खुलता है? मुख गुहा खुलती है। और मुख गुहा ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी का आकार कैसा होता है? कुप्पी नुमा या फिर फ्लास्क के आकार का इसका आकार होता है। ये फ्लास्क के आकार की होती है, ये मैंने आपको बताया था। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का सम्मिलित भाग होता है। कहने का मतलब पाचन तंत्र में भी काम आती है, श्वसन तंत्र में भी काम आती है। 3 प्रकार होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। इस ग्रसनी के अंदर घाटी द्वार पाया जाता है और घाटी द्वार के ऊपर क्या पाया जाता है? घाटी ढक्कन पाया जाता है। और घाटी ढक्कन क्या काम करता है? भोजन को भोजन नली में भेजता है और श्वसन को श्वसन नली में भेजता है। ये इसका मुख्य कार्य होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है ग्रास नली। इससे आगे कौन सा भाग आता है? ग्रास नली भाग आता है। कहने का मतलब ग्रास नली कहाँ पर पाई जाती है? हमारे कंठ में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कंठ के अंदर पाई जाती है ग्रास नली। 3 नंबर जो पॉइंट है बच्चा वो है ग्रास नली। 3 नंबर पॉइंट कौन सा है? ग्रास नली। कहने का मतलब हम जो हमारी आहार नाल थी, आहार नाल के हम 3 भाग कर चुके हैं। आहार नाल के हम 2 भाग कर चुके हैं ग्रसनी और मुख के बारे में, है ना। वैसे मैं आपको ये क्या करवा रहा हूँ? बनावट करवा रहा हूँ। मैंने आपको टॉपिक लिखवाया था ना, मानव पाचन तंत्र की बनावट हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्रियाविधि। ये काम किस प्रकार से करते हैं वो बाद में हम पढ़ने वाले हैं। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान रखना। 2 ध्यान रखना है आपको। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव पाचन तंत्र का की बनावट समझाइए। मानव पाचन तंत्र की बनावट समझाइए, तो आपको बनावट लिखनी है। क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि समझाइए, तो आपको क्रियाविधि लिखनी है। अभी हम पाचन तंत्र की बनावट पढ़ रहे हैं, यानी किस प्रकार से बना होता है, ये काम किस प्रकार से करता है, वो हम बाद में बात करेंगे, है ना। वो बाद में बात करेंगे, वो बाद की बात है। अब बात करते हैं किसकी? ग्रास नली की बनावट की बात करते हैं। ग्रास नली किस प्रकार से बनी होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। कितने सेंटीमीटर की होती है? 25 सेंटीमीटर की, 25 सेमी की एक पेशीय नली होती है। एक पेशीय नली होती है। पेशीय नली का मतलब ये मांसपेशियों की बनी होती है। इसमें कोई प्रकार की हड्डी नहीं मिलती, इसमें किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं मिलती। ये सिर्फ क्या होती है? मांसपेशियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चा? मांसपेशियों की बनी होती है। ध्यान रखना, मांसपेशियों की बनी होती है। 1 नंबर बात। दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है, इस ग्रास नली में क्या पाई जाती है? कर्मानुकुंचन गति पाई जाती है। कौन सी गति पाई जाती है? कर्मानुकुंचन गति से भोजन कहाँ जाता है बच्चा? कर्मानुकुंचन गति से जो भोजन है वो आमाशय में जाता है। आमाशय में जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया
क्रमानुकुंचन गति से जो भोजन है वो कहाँ पर जाएगा बच्चा, आमाशय के अंदर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, आमाशय में जाएगा। वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात है। यानी जब भोजन, सबसे पहले भोजन हमारे मुंह में जाता है, मुंह के बाद कहाँ चला जाता है, ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद गर्सिका में जाता है। किस में जाता है, गर्सिका। इसको गर्सिका भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गर्सिका भी बोलते हैं। फिर कहाँ जाता है, ग्रसिका या फिर ग्रास नली में जाता है। और ग्रास नली से जो भोजन है ना वो इस प्रकार से क्रमानुकुंचन गति के द्वारा कहाँ चला जाता है, हमारे आमाशय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, हमारे आमाशय में चला जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है बच्चा अच्छे से, है ना, क्रमानुकुंचन गति के द्वारा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी, किसके बारे में, ग्रास नली के बारे में। किसके बारे में, ग्रास नली के बारे में। अब हम बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर हमारा जो पॉइंट है वो है आमाशय। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, आमाशय के बारे में चर्चा करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है आमाशय। ध्यान से देखिए, मजे से पढ़िए, दमदार तरीके से नोट्स बना के पढ़िए, आपको मजा आने वाला है ना। चलिए 4 नंबर बात करते हैं किसकी, आमाशय की। अगला जो पॉइंट है वो है आमाशय, है ना। आमाशय के बारे में चर्चा करते हैं। आमाशय क्या है, देखिए सबसे पहली बात, जो आमाशय होता है वो एक थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। तो ध्यान रखना, यह पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है। यह पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है। पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है, यानी कहने का मतलब मांसपेशियों की बनी होती है। इस आमाशय में भी हड्डी नहीं पाई जाती, इस आमाशय के अंदर भी हड्डी नहीं पाई जाती। केवल और केवल किसकी बनी होती है बच्चा, मांसपेशियों की बनी होती है। और थैलीनुमा संरचना होती है इस प्रकार से इसकी बनावट होती है, इस प्रकार से। ये है आमाशय। ये क्या है, आमाशय। तो ये एक थैलीनुमा संरचना होती है, एक थैला सा बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं थैलीनुमा संरचना, है ना। इसको बोलते हैं आमाशय। अब बात करते हैं इसका जो आकार होता है, वो कैसा होता है। इसका आकार होता है अंग्रेजी के जे जैसा, अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा, अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा, इस प्रकार से, अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा। अब दिखने में आपको जे नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप यहां से इसको देखोगे ना इस प्रकार से, तो एक प्रकार का जे सा दिखाई देता है, या फिर उल्टा यू दिखाई देता है ना। लेकिन आपकी बुक में यही दे रखा है, अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा इसका क्या होता है, आकार होता है। मैं आपको जो 10th की बुक में दे रखा है ना वही करवाऊंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं आपको 10th क्लास की बुक से ही पढ़ा रहा हूं। और 10th क्लास की बुक के ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बात हम 10th क्लास की ही कर रहे हैं। वैसे इसके बारे में मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, मेरे वीडियो पड़े भी होंगे, लेकिन वो वीडियो कंपटीशन लेवल के हैं, वो बात अलग की है। तो ध्यान रखना, इसका कैसा आकार होता है, अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा होता है। कैसा होता है, अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा होता है। इसके आगे हम बात करें, अगले पॉइंट की बात करें, तो ये जो आमाशय होता है, आमाशय ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। ध्यान रखना बच्चा, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन होता है, आमाशय होता है। कौन होता है, आमाशय। यानी इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। वैसे आहार नाल इतनी पतली सी होती है, लेकिन ये जो भाग है इस प्रकार से थैली सी होती है, इसलिए इसको क्या माना गया है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग माना गया है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। कितने भाग होते हैं बच्चा, 3 भाग होते हैं। और 3 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला भाग कौन सा है, पहले भाग का नाम है बच्चा कार्डियक। कौन सा भाग, कार्डियक या फिर जठरागम, इसको जठरागम भी बोलते हैं। कार्डियक या फिर जठरागम, ये इसका पहला प्रकार, ये पहला भाग है। यानी जो आमाशय है, इस प्रकार से जो आमाशय होता है बच्चा, उसको हमने 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। एक होता है कार्डियक या फिर जठरागम भाग। और कार्डियक या फिर जठरागम भाग कौन सा होता है, मैं आपको बता दूं, आमाशय का वह भाग जो ग्रास नली से जुड़ा होता है, वह भाग जो ग्रास नली से जुड़ा होता है, ग्रास नली से जुड़ा होता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक या फिर जठरागम भाग बोलते हैं। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये क्या है, इससे ऊपर ये क्या है, हमारी ग्रास नली है। ये क्या है, ग्रास नली।
ये कौन सा भाग है, ग्रास नलिका, और ये हमारा कौन सा आ गया, अमाशय आ गया। ये हमारा कौन सा भाग आ गया, अमाशय। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अमाशय होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अमाशय है। अब इस अमाशय को अगर देखें तो अमाशय का कौन सा भाग ग्रास नली से जुड़ा है, तो अमाशय का ये वाला भाग, अमाशय का ये वाला भाग किससे जुड़ा है, इस ग्रास नली से जुड़ा है। तो इस भाग को हम क्या बोलेंगे, कार्डियक भाग बोलेंगे। कौन सा भाग बोलेंगे बच्चा, कार्डियक भाग बोलेंगे। बाबू ध्यान रखना, कार्डियक या फिर जठरागम भाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्डियक या फिर जठरागम भाग बोलेंगे। उसके बाद जो 2 नंबर आता है, 2 नंबर जो पॉइंट आता है, उसका दूसरा भाग का क्या नाम है, दूसरे भाग का नाम है फंडिक भाग। कौन सा भाग, फंडिक भाग। दूसरा भाग होता है फंडिक भाग। अब ये फंडिक भाग कौन सा होता है, अमाशय का बीच वाला भाग। कौन सा भाग, बीच वाला भाग। बीच वाला जो भाग है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, फंडिक भाग बोलते हैं। और अमाशय का बीच वाला भाग कौन सा है, ये ऊपर कार्डियक आ गया, नीचे ये दूसरा पार्ट आ गया, और ये जो थैली से आपको दिखाई दे रही है ये थैली, इस थैली को बोलते हैं फंडिक भाग। क्या बोलते हैं बच्चा, फंडिक भाग बोलते हैं। बाबू ध्यान रखना है आपको अच्छे से, फंडिक भाग है ना, फंडिक भाग। इसी प्रकार से तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो प्रकार है, इसके तीसरे प्रकार का जो नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जठर निर्गमी भाग। कौन सा भाग, जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग। अगर जठर निर्गमी की बात करें तो वो कौन सा भाग होता है, जो ग्रहणी से जुड़ा होता है, जो ग्रहणी से जुड़ा होता है, ग्रहणी से जुड़ा होता है, जो ग्रहणी से जुड़ा होता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं, जठर निर्गमी भाग बोलते हैं। ग्रहणी क्या होता है, ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। ग्रहणी क्या है, ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का भाग। छोटी आंत का भाग है ग्रहणी, और इस ग्रहणी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो। लेकिन मैं आपको बता दूं, छोटी आंत इससे आगे शुरू हो जाती है, इस प्रकार से छोटी आंत इस प्रकार से शुरू हो जाती है। और ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये भाग है ग्रहणी भाग। कौन सा भाग है, ग्रहणी भाग है बच्चा, ध्यान रखना, ये वाला ग्रहणी भाग है। तो अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया, जठर निर्गमी के बारे में यही बात मैंने बताई है कि जो ग्रहणी से जुड़ा होता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं, जठर निर्गमी भाग बोलते हैं। और ये हमारा अमाशय है, और अमाशय का ये वाला भाग, अमाशय का ये वाला भाग किससे जुड़ा है, इस ग्रहणी से जुड़ा है। तो इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, जठर निर्गमी भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, जठर निर्गमी भाग बोलते हैं, जठर निर्गमी भाग बोलते हैं। तो जो ग्रास नली से जुड़ा होता है उसको कार्डियक, जो बीच वाला भाग होता है उसको फंडिक, और जो ग्रहणी से जुड़ा होता है उस भाग को बोलते हैं जठर निर्गमी भाग। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका नोट्स आपने अच्छे से बना लिया होगा। नोट्स बना के चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप नोट्स बनाओगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी आपको पढ़ने में क्या आएगा, मजा आएगा। चलिए इससे आगे बात करते हैं, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अमाशय के बारे में, अगली बात जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही आपके लिए जरूरी है ना। अब मैं आपको बता दूं, हमारा जो अमाशय होता है उसमें 2 अवरोधिनी भी पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, 2 अवरोधिनी भी पाई जाती हैं। और वो अवरोधिनी होती क्या है, इसकी चर्चा करते हैं, है ना। 2 क्या पाई जाती हैं, अवरोधिनी पाई जाती हैं। समझना, हमारे अमाशय के अंदर, अमाशय में 2 अवरोधिनी, अवरोधिनी बोले तो संकोचक पेशी। कौन सी पेशी, संकोचक पेशियां, संकोचक पेशियां भी पाई जाती हैं, है ना। कितनी पाई जाती हैं, 2 पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं, 2 पाई जाती हैं, ध्यान रखना। 2 अवरोधिनी या फिर संकोचक पेशियां। संकोचक का मतलब ये संकुचित करती हैं। किसको करती हैं संकुचित, वो मैं आपको बताऊंगा, यानी वो क्या करती हैं, क्या काम करती हैं, उनका क्या काम है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान रखना, कितनी अवरोधिनी पाई जाती हैं, 2 अवरोधिनी पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं, 2 अवरोधिनी। और कहाँ पाई जाती हैं, अमाशय के अंदर। अवरोधिनी का मतलब विरोध करने वाली, अवरोधिनी का मतलब होता है विरोध करने वाली। अब ये विरोध किसका करेंगी और क्या विरोध करेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। विरोध करने वाली जो पेशियां होती हैं, उन विरोध करने वाली पेशियों को ही हम क्या बोलते हैं, उन विरोध करने वाली पेशियों को ही हम अवरोधिनी या फिर संकोचक पेशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकोचक पेशियां, है ना। अब वो कौन कौन सी होते हैं, सबसे पहले ये 2 होती हैं। एक का नाम है, पहली का नाम आपको ध्यान रखना है, पहली का नाम है ग्रास नलिका अवरोधिनी। ग्रास नलिका अवरोधिनी,
ग्रास नलिका अवरोधिनी। अब ये क्या काम करती है ध्यान रखना। देखो अवरोधिनी का मतलब ये अवरोध करेगी, यानी अवरोध पैदा करेगी, यानी विरोध करेगी। अब विरोध किसका करेगी और किसके लिए करेगी वो बात इंपॉर्टेंट है। यानी आमाशय जो हमारा होता है, आमाशय में दो अवरोधिनी पाई जाती हैं। एक अवरोधिनी का नाम है ग्रास नलिका अवरोधिनी और दूसरी का नाम आपको ध्यान रखना है जठर निर्गमयी अवरोधिनी। वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इसके बारे में समझो। ये क्या करती है, ये ग्रास नली में या इस प्रकार से पढ़ लो, आमाशय से अम्लीय भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकती हैं। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है कि जो ग्रास नली होती है वो क्या करती है, ग्रास नली का अवरोधिनी क्या काम करती है, जो आमाशय का जो अम्लीय भोजन होता है, उस अम्लीय भोजन को वापस कहाँ जाने से रोकती है बच्चा, ग्रास नली में जाने से रोकती हैं। कहाँ जाने से रोकती हैं, ग्रास नली में जाने से रोकती हैं। समझना, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ। यहां से समझ लीजिए, इस प्रकार से मान लो हमारा ये क्या है, इस प्रकार से हमारा ये आमाशय है। अब ये जो ग्रास नली का अवरोधिनी लगी होती है वो यहां पर लगी होती है, इस प्रकार से। थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूं, इस प्रकार से। तो यहां पर लगी होती है ये इस प्रकार से। यहां पर पेशियां लगी होती हैं इस प्रकार से। इसको बोलते हैं, इस भाग को, इन दोनों पेशियों को बोलते हैं ग्रास नलिका अवरोधिनी। क्या बोलते हैं, ग्रास नलिका अवरोधिनी बोलते हैं। अब ये करती क्या है कि जब ऊपर से भोजन आता है, जब ऊपर से भोजन आएगा तब तो ये इस प्रकार से खुल जाएंगी, तो भोजन कहाँ जाएगा, इस आमाशय में आ जाएगा। लेकिन जब ये भोजन आगे जाने की कोशिश करता है तो इसको क्या करना पड़ता है, इस आमाशय को इस प्रकार से सिकुड़ना पड़ता है। जब ये आमाशय सिकुड़ता है तो ये भोजन ऊपर भी तो जा सकता है। अगर ये भोजन ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हमारी ग्रास नली है उसको खराब कर देगा, क्योंकि ये जो भोजन होता है, ये कौन सा भोजन होता है, अम्लीय भोजन होता है। इसमें तेजाब बन जाती है। क्या बन जाती है, तेजाब बन जाती है। अगर ये भोजन वापस इस ग्रास नली में चला गया तो ग्रास नली क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो क्या करती हैं ये अवरोधिनी, क्या करती हैं, जब नीचे से भोजन ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये दोनों इस प्रकार से क्या हो जाती है, ये इस प्रकार से नीचे थी और ये इस प्रकार से ऊपर जाके सिकुड़ जाती है और इसको क्या कर लेती है, बंद कर लेती है। उस रास्ते को इस प्रकार से क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो भोजन वापस कहाँ नहीं जा पाता, ग्रास नली में नहीं जा पाता। इसी को बोलते हैं ग्रास नली का अवरोधिनी। कहने का मतलब आमाशय का भोजन वापस कहाँ न जाए, ग्रास नली में न जाए, यही इनका काम होता है। यानी ये उस भोजन को वापस ग्रास नली में जाने का क्या करती हैं, विरोध करते हैं। क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो आमाशय का जो अम्लीय भोजन है वो कहाँ न जाए, वापस ग्रास नली में न जाए। वो काम किसका होता है, वो काम इन्हीं पेशियों का होता है, ग्रास नली का अवरोधिनी का होता है। ठीक है, दूसरी की बात करते हैं। दूसरी को बोलते हैं जठर निर्गमयी अवरोधिनी के बारे में बात करते हैं। तो जो जठर निर्गमयी अवरोधिनी होती है इसके बारे में अगर चर्चा करें तो ये क्या काम करेगी दोस्तों, ये जो आमाशय का भोजन होता है, आमाशय के भोजन को गृहिणी में भेजने का काम करती है। गृहिणी में भेजने के लिए, आमाशय के भोजन को गृहिणी में भेजने के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। जठर निर्गमयी अवरोधिनी की अगर बात करें तो आमाशय के भोजन को गृहिणी में भेजने के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। समझना इस बात को। यानी मान लो ये हमारा इस प्रकार से ये बना हुआ है, तो ये जो भाग है ना, ये भाग यहाँ पर क्या लगी होती है, इस प्रकार से लगी होती है। इस प्रकार से पेशियाँ ये भी इस प्रकार से लगी होती हैं और ये भी इस प्रकार से लगी होती हैं। तो जब ये भोजन है आमाशय का, ये भोजन इसमें जाएगा
तो वो किन के माध्यम से जाएगा, इन अवरोधिनी के माध्यम से ही जाएगा। यानी वापस भोजन को वापस नहीं आने देती हैं, वो सिर्फ आगे भेजने का काम करती हैं। ये ऊपर से नीचे लेके आती हैं और ये वापस ऊपर नहीं जाने देती और ये इसको आगे भेज देती हैं। कहाँ पर, ग्रहणी में। तो ग्रहणी में भोजन किसके द्वारा जाता है, इन्हीं जठर निर्गमी अवरोधिनी के द्वारा जाता है। तो इसको तो बोलते हैं ग्रास नलिका अवरोधिनी और इसको बोलते हैं जठर निर्गमी अवरोधिनी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। अब हम इससे आगे जो भाग इससे आगे वाले भाग की बात करेंगे तो वो उस भाग का नाम है मेरे प्यारे बच्चों छोटी आंत। कौन सा भाग, छोटी आंत। अब मैंने आपको क्या क्या करवा दिया वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए, हम किस किस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले हम पाचन की परिभाषा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, फिर हम पाचन तंत्र के बारे में बात कर चुके हैं। पाचन तंत्र का भाग कौन होता है, आहार नाल होता है। फिर हम आहार नाल की परिभाषा की बात कर चुके हैं। आहार नाल के भाग कौन कौन से थे, पहला था मुख, मुख के बारे में चर्चा कर चुके हैं। दूसरे भाग का नाम था गर्सनी, गर्सनी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिर था हमारा गर्सिका या फिर ग्रास नलिका, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और फिर हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, आमाशय के बारे में। और हम बात किसकी कर रहे हैं, हम पाचन तंत्र की बनावट की बात कर रहे हैं। पाचन तंत्र की बनावट की बात कर रहे हैं। ये इसकी क्रियाविधि नहीं है, इसकी क्रियाविधि हम बाद में पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपकी 10th क्लास में 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पहला पूछेगा कि पाचन तंत्र की बनावट को समझाइए, तो मैंने जो आपको लिखवाया है उसी प्रकार से आपको लिख के आना है। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पूछे, आपको ये भी पूछ सकता है कि आमाशय की बनावट को समझाइए, आमाशय की बनावट को समझाइए, तो आपको आमाशय का पार्ट लिख के आना है। क्वेश्चन पूछ लेगा हमारी मुख गुहा की बनावट को समझाइए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मुख गुहा के बारे में ही लिख के आना है, सारा सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। तो वो तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्वेश्चन किस प्रकार से समझते हो, है ना। मेरा काम थ्योरी समझाने का है, क्वेश्चन सारे अपने आप हो जाएंगे। पीछे के क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, पीछे के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में आते भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरी पढ़नी है और इस थ्योरी में से ही आपको क्वेश्चन बनाने हैं। और जब आपका मैं टेस्ट लेना शुरू करूंगा तब आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है ना। सब मैं आपको प्री बोर्ड वगैरह सब कुछ करवाऊंगा, टेंशन मतलब बिल्कुल फ्री में करवाऊंगा, है ना। तो पाचन तंत्र की बनावट हम पढ़ रहे हैं और हमने कहाँ तक पढ़ लिया, आमाशय तक पढ़ लिया। और आमाशय के बाद किसकी बारी आती है, छोटी आंत की बारी आती है। किसकी बारी आती है, छोटी आंत की बारी आती है। और छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में, छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे अगली कक्षा में, जो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक क्लास भी आपको मिस नहीं करनी है। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो पहले पीछे की क्लास को देख लीजिए। पीछे की क्लास अगर आप देखते हैं तो आपको एक सीरीज वाइज आपकी याद हो जाएंगे। और जब तक आप साइंस को सीरियल टाइप से या फिर सीरीज रूप से आप याद नहीं कर सकते, एक श्रेणी रूप से आप याद नहीं करते हो तो आपको याद नहीं होने वाली है। आपको एक कड़ी से कड़ी जोड़ के करना पड़ता है याद साइंस को। यही साइंस का फंडा है और इसी प्रकार से साइंस आपको याद रखनी है। मैं आपको बनावट करवा रहा हूं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, क्रियाविधि की, कार्य प्रणाली की, यानी क्रियाविधि की। तो क्रियाविधि की अगर बात करेंगे तो क्रियाविधि में भी हमें सारे पॉइंट दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, सभी के सभी पॉइंट दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। और उसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार से काम करते हैं। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, ये किस प्रकार से बना हुआ होता है। तो 2 टॉपिक हैं आपकी 10th क्लास में और वो दोनों टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। इसके बाद पाचन तंत्र के बाद हम बात करेंगे श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र के बाद उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। चैप्टर है ना, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें कम से कम 15 से 20 वीडियो आएंगे, लेकिन मैं आपको पूरा क्लियर करवा दूंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और पूरा कोर्स मैं आपको करवाऊंगा, इस चैनल के ऊपर ही करवाऊंगा। बस आपको थोड़ा सा काम करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है। वीडियो को शेयर करके बच्चों को बताना है कि इस प्रकार से क्लासें यहाँ पर चल रही हैं और क्लास बहुत दमदार है ना। सभी क्लासें यहाँ पर चल रही हैं, मैथ की भी चल रही होगी, चल रही है, साइंस की चल रही है, एसएसटी की चल रही है, इंग्लिश की चल रही है। तो टॉपिक मतलब लगभग सारे सब्जेक्ट में मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, अच्छे से करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स मिलेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन नोट्स देने में थोड़ा टाइम लगेगा, पहले आप नोट्स बना लीजिए। खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आपके नोट्स बनाए हुए नोट्स है ना, वही आपके काम आने वाले हैं। किसी दूसरे के नोट्स देखकर आप नहीं पढ़ सकते। आप खुद जब नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप अच्छे से नंबर भी नहीं लेके आ सकते। अगर आपको नंबर लेने हैं तो आपको खुद की नोट्स बनाने हैं और अच्छे से उनका रिवीजन करना है ना। तो अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब कैसे करते हैं, साइड में नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा लाल रंग का सब्सक्राइब नाम, उसको आप प्रेस कर दीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उस घंटी को दबा दीजिए।
बस इतना सा काम करना है। और एक आपको नाम दिखाई दे रहा होगा शेयर के ऊपर करके अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के ऊपर भेज दीजिए जिससे कि वो भी देख सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू सभी को, बाय बाय।